गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक मेरे फ्रेंड्स। जो पिछला वीडियो हमने एक्सप्लेन किया, पिछले वीडियो में हम लोगों ने स्पेशल रूप से 1909 के जो मार्ले मिंटो एक्ट था, यानी 1909 का जो भारत शासन अधिनियम था, उसके अबाउट हम लोगों ने एक्सप्लेन किया, यानी कि उसके बारे में पढ़ा। इस वीडियो में हम लोग भारत शासन अधिनियम यानी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909 या इसी को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स या मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट 1919 कहा जाता है, तो इसके बारे में इस वीडियो में एक्सप्लेन किया जाएगा। और मैंने आपको बताया कि भारत में संवैधानिक संस्थाओं के विकास का ये जो इस सीरीज चल रही है, एक क्रम चल रहा है, तो इस सीरीज में इसके पहले हमने बहुत से वीडियो अपलोड कर चुके हैं। आप लोग प्लेलिस्ट में आधुनिक भारत के इतिहास में जाके देखिएगा, तो उसी की ये अगली कड़ी है, अगली सीरीज है जो भारत शासन अधिनियम 1919। इसके बाद हम लोग साइमन कमीशन पढ़ेंगे, नेहरू कमेटी पढ़ेंगे, ओके। फिर कुछ 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, उसी में 1933 में जो वाइट पेपर आया था, श्वेत पत्र आया था राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के बारे में, ठीक है। जैसे जैसे इंडिया में संवैधानिक संस्थाओं का विकास हुआ ब्रिटिश पीरियड के दौरान, ठीक है, तो उस पर वीडियो बनाएंगे। और लास्ट में चल के हम लोग धीरे धीरे जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, भारतीय संविधान, तो उसके आर्टिकल को स्टार्ट किया जाएगा, ठीक है। पीछे से मैं इसलिए एक्सप्लेन कर रहा हूँ भारत में संवैधानिक संस्थाओं के इतिहास से कि भारत में जो संवैधानिक संस्थाएं हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशन है और उनका जो डेवलपमेंट है, जो विकास है, वह किस क्रम में हुए, तो लाइटली लेवल पे पहले इसको समझ लिया जाए तो हमें संविधान को समझने में काफ़ी आसानी होगी, ठीक है। तो देखिए, इसमें भारत शासन अधिनियम 1919, तो सबसे पहले मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म इसलिए कहा जाता है कि मॉन्टेग्यू उस समय आपका इंडिया सेक्रेटरी था, जिसे भारत सचिव कहा जाता था। और जो चेम्सफोर्ड था, चेम्सफोर्ड जो था उस समय वह गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया या जिसे वायसराय कहा जाता है, ठीक है, तो वायसराय हुआ करता था। तो अब देखिए 1919 का जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है, इस 1919 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के पारित होने के क्या कारण थे, या वो कौन सी परिस्थितियां जिम्मेदार थी जिसकी वजह से ब्रिटिश सरकार ने 1919 के भारत शासन अधिनियम को पारित करने का काम किया, ठीक है। तो देखा जाए 1909 का जो मार्ले मिंटो सुधार एक्ट पारित हुआ था, तो उसके पारित होने के बाद या स्पेशल रूप से कांग्रेस की जो एक्सट्रीमिस्ट क्लास था, जो अतिवादी क्लास था, वह 1919 के अधिनियम से संतुष्ट नहीं था। 1919 के अधिनियम में ब्रिटिश सरकार ने एक बहुत बड़ी गलती ये कर दी थी कि उसने सेपरेट इलेक्टोरल की को इंडिया में प्रमोट करने का काम किया था, डेवलपमेंट करने का काम किया था, जिसका बड़े पैमाने पे विरोध हुआ, ठीक है। तो देखिए कुछ यहाँ पे पॉइंट दिए गए हैं। तो कांग्रेस की स्वशासन की मांग पहला दिया है कि भारत शासन अधिनियम 1919 के पारित होने का जो पहला कारण था वह था कांग्रेस की स्वशासन की मांग चल रही थी। कांग्रेस, देखिए स्वशासन जो वर्ड है या स्वराज्य वर्ड है, इस बंगाली जो 1905 का पार्टीशन ऑफ बंगाल हुआ था, बंगाल विभाजन हुआ था, और बंगाल में जो उस समय स्वदेशी मूवमेंट चले थे, तो उस मूवमेंट में इस स्वराज्य शब्द का एक बड़े लेवल पे इसका प्रोपेगेशन हुआ था, प्रचार हुआ था। बाद में चल के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अब डिमांड चल रही थी कि हमें स्वशासन दिया जाए, जिसे आगे चल के रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट का नाम दिया गया, उत्तरदायी सरकार का नाम दिया गया। यानी कि ब्रिटिश सरकार क्या करेगी, भारतीयों को कुछ मेन मैटर जो फॉरेन होंगे, कम्युनिकेशन होंगे, डिफेंस होंगे, वो तो ब्रिटिश गवर्नमेंट के हाथ में रहेगी। लेकिन स्पेशल रूप से रिस्पॉन्सिबल या डोमिनियन स्टेट की जो बात चल रही थी, जो रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट की बात चल रही थी, वह क्या करेंगे, वह भारतीयों को सौंपा जाएगा और भारतीय उसे अपने हिसाब से चलाएंगे। तो स्पेशल रूप से कांग्रेस के इसकी मांग भी चल रही थी और साथ ही साथ स्वशासन की भी मांग चल रही थी कि भारत को क्या किया जाए, धीरे धीरे कि सरकार में इन्हें स्थान दिया जाए, बाद में धीरे धीरे चल के भारत को क्या किया जाएगा, ब्रिटिश सरकार इसे फ्री कर देगी, छोड़ देगी। अब देखिए इसमें
जो मार्ले मिंटो एक्ट था, तो इसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्वशासन की मांग थी। दूसरा था कि तुर्की के प्रति ब्रिटिश सरकार की नीति, इसको हम लेते हैं, इसमें पॉइंट बाय पॉइंट है। लेकिन सबसे पहले देखें तो ये था कि 1910 का, इसमें एक पॉइंट होगा, आप देखिएगा 1910 का प्रेस एक्ट जो लाया गया था, ठीक है। 1878 में जो लॉर्ड लीटन ने वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट लाया था, एक तो उसका भी क्रिटिसाइज हुआ था। बाद में चल के 1882 में लॉर्ड रिपन जो भारत का गवर्नर जनरल था, उसने क्या किया, लीटन के द्वारा वर्नाक्यूलर प्रेस पे लगाए गए जो कठोर प्रतिबंध थे उसको हटा दिया। और हटाने के बाद भारत में क्या हुआ, फिर से जो स्थानीय भाषाओं के समाचार पत्र थे उनका विकास होने लगा। लेकिन देखते देखते बंगाल विभाजन में और भी जो रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ बढ़ रही थी, इसको कंट्रोल करने के लिए ब्रिटिश सरकार ने क्या किया, फिर 1910 में एक प्रेस एक्ट लाया। इसके द्वारा भारतीय जो लोकल भाषाओं में समाचार पत्र थे और जो भारतीय क्या कहते हैं, जो इंडियंस न्यूज़पेपर निकालते थे, ठीक है, खास करके उनकी मॉनिटरिंग ब्रिटिश सरकार के द्वारा की जाने लगी। तो इसका भी विरोध हो रहा था। ये भी क्या था, भारत शासन अधिनियम लाने का एक कारण रहा। फिर तुर्की के प्रति ब्रिटिश सरकार के लिए देखिए, जैसा आप लोगों ने देखा कि 1914 में फर्स्ट वर्ल्ड वार स्टार्ट हुआ और यह अगले 4 ईयर्स तक 1918 तक चलता रहा। तो इस दौरान क्या हुए कि स्पेशली रूप से जो, अगर आप लोगों ने वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ा होगा, विश्व इतिहास, तो वर्ल्ड हिस्ट्री में एक टॉपिक आता है जिसे बाल्कन प्रॉब्लम कहते हैं, बाल्कन समस्या। ये बाल्कन ईस्टर्न यूरोप के वो देश थे, वह कंट्री थे जो एक समय ऑटोमन एम्पायर के पार्ट हुआ करते थे। और ऑटोमन एम्पायर से अगर हम मतलब दें तो उस समय तुर्की से मतलब था। तुर्की ऑटोमन एम्पायर का एक बहुत बड़ा एरिया था और ये ऑटोमन एम्पायर एक मोनार्की सिस्टम हुआ करता था। लेकिन धीरे धीरे जब यूरोप में राष्ट्रवादी भावनाओं का प्रचार हुआ, तो पहले तो यूरोप में राष्ट्रवादी जो नेशन स्टेट बने, राष्ट्रीय राज्य बने, ये पहले वेस्टर्न यूरोप में बने, नॉर्दर्न। फिर धीरे धीरे जब 20 सेंचुरी के स्टार्टिंग में जब और 19 सेंचुरी के लास्ट और 20 सेंचुरी के स्टार्टिंग में जब ईस्टर्न यूरोप में, यानी जो ऑटोमन एम्पायर था, जब ये डिस्ट्रॉय हुआ, तो धीरे धीरे यह एरिया क्या हुआ, स्मॉल जो डिफरेंट टाइप के इथनिक डाइवर्सिटी थी, ठीक है, यहाँ पे बहुत ही जनजाति समूह थे, साथ ही साथ लिंग्विस्टिक भी बहुत थी, यानी कि कम्युनिटी आइडेंटिटी भी थी, लिंग्विस्टिक आइडेंटिटी थी। इसको लेके क्या हुआ, छोटे छोटे देश बन गए। और चूँकि पता है आप लोगों को कि जो यूरोप के कंट्री थे, मोस्टली इंग्लैंड, ब्रिटेन, फ्रांस, स्पेन, नॉर्वे, जर्मनी, ये सब क्या थे, ये इम्पीरियलिस्टिक कंट्री थे। ये अपने साम्राज्य का विस्तार करते थे, अलग अलग विश्व के बहुत सब महाद्वीप, एशिया से लेके अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका से लेके इनकी कॉलोनियाँ बहुत थी। तो कॉलोनाइजेशन का दौर यहाँ पे सेंट्रल एशिया में भी चला, वेस्ट एशिया में भी चला, और यह जो ईस्टर्न यूरोप रहा यहाँ पे भी चला। लेकिन धीरे धीरे अब इसको जो यूरोपीय राष्ट्र थे वो चाहते थे कि हम कब्जा कर लें, जब ऑटोमन एम्पायर का डिक्लाइन हुआ, और वो चाहते थे। और यहाँ पे क्या हुआ, धीरे धीरे राष्ट्रवादी भावनाएं भी पनपने लगी। तो ये जो बाल्कन, जिसमें रोमानिया, बुल्गारिया, ये बहुत छोटे छोटे ऐसे देश थे, ठीक है। तो बोस्ने हर्जेगोविना, तो ऐसे बोस्निया हर्जेगोविना कहा जाता है, रोमानिया का नाम लिया मैंने, बुल्गारिया का नाम लिया, और भी बहुत से छोटे छोटे देश थे। तो बाद में चल के यहाँ पे यही बाल्कन प्रॉब्लम थी, यूरोपियन देशों के बीच इसको कब्जा करने को लेके युद्ध हुआ, प्रॉब्लम हुई। और बाल्कन प्रॉब्लम भी क्या हुआ, फर्स्ट वर्ल्ड वार का कारण बना, ठीक है। विश्व युद्ध के कारणों में सबसे प्रमुख में बाल्कन समस्याएं आती हैं, ठीक है। तो बाल्कन समस्याओं में तुर्की जो था, तुर्की को उस समय क्या कहा, उस पूरे विश्व का मरीज देश कहा जाता था तुर्की को। तो और चूँकि जो तुर्की का उस समय जो स्पेशली खलीफा, वहाँ का जो शासक होता था, वह टोटल मुस्लिम स्पिरिचुअल हेड का क्या था, टोटल ऑल ओवर वर्ल्ड के मुस्लिम का स्पिरिचुअल हेड था खलीफा। तो खास करके वहाँ पे तुर्की में जो शासक था उसने अपने को खलीफा डिक्लेयर कर लिया था, और विश्व के मुसलमान क्या कहते थे, उसको सपोर्ट करते थे, स्पिरिचुअली हेड था उनका। लेकिन जब फर्स्ट वर्ल्ड वार में जब ब्रिटेन, चूँकि तुर्की ब्रिटेन के अगेंस्ट रहा, तो बाद में चल के एक एग्रीमेंट किया गया था तुर्की से, और कहा गया था कि ब्रिटिश सरकार के द्वारा हम खलीफा के पद को बनाए रखेंगे।
लेकिन बाद में चल के ब्रिटिश सरकार अपनी नीतियाँ तुर्की के खिलाफ रखी और बाद में इससे मुकर भी गई। तो धीरे धीरे आप देखते हो भारत में क्या होता है कि 1909 का जो मार्ले मिंटो एक्ट के तहत सेपरेट इलेक्टोरल दिया गया था, इसके बावजूद भी 1916 में क्या होता है, एक तो कांग्रेस एक होती है, लखनऊ पैक्ट जो लखनऊ सेशन होता है 1916 का, इस लखनऊ अधिवेशन में उत्तर प्रदेश के यूनाइटेड प्रोविंसेस के लखनऊ में कांग्रेस का एनुअल सेशन होता है, जिसमें गरम दल, एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट्स एक होते हैं। और साथ ही साथ क्या होता है 1916 में मुस्लिम लीग पैक्ट होता है, सॉरी लीग और कांग्रेस पैक्ट होता है, जिसमें कांग्रेस ने 1909 के जो सेपरेट इलेक्टोरल थे उसको अडॉप्ट कर लिया। यही सबसे बड़ी गलती की कांग्रेस के द्वारा और जिसका परिणाम आगे चल के पार्टीशन के रूप में भुगतना पड़ा। तो ये कुछ परिस्थितियां रही। तो खास करके तुर्की के प्रति ब्रिटिश सरकार की जो नीति थी, तो भारतीय मुसलमानों में क्या था, एक टाइप का घृणा था, ब्रिटिश सरकार के प्रति प्रतिरोध था, ठीक है, जिसका देखते हो आप लोग 1920 में जब गांधी जी ने 1920 में जब गांधी ने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट चलाया था, जिसे असहयोग आंदोलन कहते हैं, तो उसमें इन्होंने क्या किया, मुसलमानों का खिलाफत मूवमेंट उस समय चल रहा था, तो खिलाफत मूवमेंट को समर्थन दिया, क्योंकि जो खिलाफत मूवमेंट था जिसे सैयद अली ब्रदर्स चला रहे थे, तो अली ब्रदर्स क्या कर रहे थे, इसी तुर्की के खलीफा को सपोर्ट कर रहे थे। ओके, तो फिर देखिए जो नेक्स्ट है, अगला जो है रीजन, जो भारत शासन अधिनियम 1919 के पारित होने का कारण था, यह भारतीयों का समर्थन प्राप्त करना। एक तो ब्रिटिश सरकार, चूँकि फर्स्ट वर्ल्ड वार चल रहा था, ब्रिटिश सरकार ने स्पेशली रूप से डेमोक्रेसी की दुहाई देके, स्वतंत्रता की दुहाई देके भारतीयों को अपनी तरफ मिला लिया। भारतीयों ने सपोर्ट किया और कहा था कि जब युद्ध की परिस्थितियाँ, जब युद्ध समाप्त हो जाएगा तो भारतीयों को उत्तरदायी सरकार दी जाएगी, रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट दी जाएगी। और हमें लगता है वैसा ये रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट का एक मिनट, ये जो रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट थी, तो रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट का लालच देके भारतीयों को क्या किया गया, ये कहा गया कि भारतीयों को हम उत्तरदायी सरकार देंगे प्रथम विश्व युद्ध के बाद, और यहाँ तक कि अगर हद से हद होगा तो जो इंडिया ऑफिस है, जो लंदन में भारत सेक्रेटरी, भारत सचिव का जो ऑफिस है, जो उसकी मेंबरशिप है, उसमें भी भारतीयों को एक तो स्थान दिया गया था और भी बढ़ोतरी की बात कर रही थी। साथ ही साथ यह भी कहा जा रहा था कि सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली और प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली में भी क्या किया जाएगा, जो नॉन ऑफिशियल मेंबर्स हैं, नॉन ऑफिशियल इलेक्टेड मेंबर्स, इनकी संख्या को बढ़ाने का काम किया जाएगा। और भी तरह तरह के प्रलोभन भारतीयों को दिए जा रहे थे। तो 1919 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को पारित करने के पीछे ये था कि भारतीयों का समर्थन प्राप्त किया जाए। अब देखिए जो छठा है भारत शासन अधिनियम 1919 से, इसमें था एक, इसमें दिया है आपका 1915 का भारत रक्षा अधिनियम, ठीक है, 1915 का भारत रक्षा अधिनियम लाया गया ब्रिटिश सरकार के द्वारा। इसके तहत ये किया गया कि जो इस समय क्रांतिकारी गतिविधियां बढ़ रही थी, ठीक है, उनको कंट्रोल करने के लिए, देखिए आप इसी समय 1914 के आसपास कामागाटा मारू प्रकरण हुआ था कलकत्ता में, और पंजाब में आपका गदर आंदोलन हुआ था जो अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को से प्रेरित था, क्योंकि और कनाडा से प्रेरित था, वहाँ से बहुत अधिक संख्या में आए थे। यहाँ पे विद्रोह का वो था क्योंकि फर्स्ट वर्ल्ड वार चल रहा था, और भारतीय क्रांतिकारियों ने ये, विदेश में बैठे भारतीय क्रांतिकारियों ने ये सोचा कि यही समय सही समय है जब भारत में क्या किया जाए, रिवोल्यूशन किया जाए, क्रांति किया जाए। लेकिन खुफिया विभाग के द्वारा इसकी जानकारी पहले ब्रिटिश सरकार को लग गई। तो 1940-50 के आसपास दो घटनाएं हुई, एक कामागाटा मारू प्रकरण हुआ और एक गदर आंदोलन वाला प्रकरण हुआ, जिसमें सारे लोग पकड़े गए। और इनके तो उसके बाद लेके भारत में क्रांतिकारी गतिविधियों को कंट्रोल करने के लिए क्या किया गया, ब्रिटिश सरकार के द्वारा 1915 का इंडिया डिफेंस एक्ट लाया गया, ठीक है, इंडियन डिफेंस एक्ट, जिसे भारत रक्षा अधिनियम कहते हैं। तो ये भी कारण रहा है भारत शासन अधिनियम 1919 के पारित होने का, ठीक है। तो अगला दिया है
कि नरमपंथी नेताओं को संतुष्ट करना। प्रथम विश्व युद्ध का मैंने एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है। नरमपंथी नेताओं को संतुष्ट करना, अभी भी कांग्रेस में बहुत से नरमपंथी नेता थे, अभी भी फिरोज शाह मेहता जिंदा थे, गोपाल कृष्ण गोखले थे, ठीक है। तो ब्रिटिश सरकार ये चाहती थी कि जो कांग्रेस का एक्सट्रीमिस्ट क्लास है, जिसने 1905 में बंगाल विभाजन हुआ, बंगाल विभाजन के बाद स्वदेशी मूवमेंट चला, और तो और बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ने के साथ साथ 1911 में 1919 में एक तो किया गया कि इंडिया की कैपिटल को कलकत्ता से ट्रांसफ़र करके न्यू दिल्ली ले आया गया, जिसे लुटियंस के द्वारा इस्टेब्लिश किया गया था, ठीक है। उसका आर्किटेक्ट लुटियंस था। तो 1911 में कैपिटल को ट्रांसफ़र किया गया कलकत्ता से, और इसी समय जो ब्रिटेन के सम्राट आए थे जॉर्ज पंचम, क्या किया इन्होंने, जो इतना विरोध हो रहा था कि 1905 का जो बंगाल पार्टीशन हुआ था, बंगाल विभाजन हुआ था, उसको क्या किया गया, इसी दिल्ली घोषणा में ही, दिल्ली दरबार में इसको रद्द करने का काम किया गया। और जब राजधानी परिवर्तन हो रहा था तो इसी समय जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया लॉर्ड हार्डिंग था, उसके ऊपर बम फेंकने का काम दिल्ली में किया गया, ठीक है। यानी कि रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ अपने आप धीरे धीरे, एक तो कांग्रेस का मॉडरेट क्लास पीछे जा रहा था, एक्सट्रीमिस्ट क्लास आ रहा था जो काफ़ी अग्रेसिव था, जो मूवमेंट पिटीशन के चक्कर में था, जो चाहता था कि मूवमेंट करे, ब्रिटिश सरकार का हम क्या करें कि क्रिटिसाइज करें, आलोचना करें, न्यूज़पेपर के माध्यम से आंदोलन किया जाए, सड़कों के पे उतरा जाए, ठीक है। और साथ ही साथ जो रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ हो रही थी, जो हमारे क्रांतिकारी थे, वीर क्रांतिकारी, यह चाहते थे कि जो वैसे अनपॉपुलर लोग हैं, ब्रिटिश ऑफिसर्स हैं, उनकी हत्या की जाए और उन्हें एक टाइप से डराने का काम किया जाए, जिससे क्या हो, वह जल्द से जल्द भारत छोड़ने को मजबूर हो, ठीक है। तो भारत शासन अधिनियम 1919 के पारित होने के कारणों में बहुत से ऐसे कारण हैं, आपको बहुत से कारण मिल जाएंगे जो 1900 के आफ्टर जो इंडिया की या इंडिया और वर्ल्ड की जो सर्कमस्टांसेस चेंजेस हुई, जो परिस्थितियों में परिवर्तन हुआ, तो इन्हीं परिस्थितियों ने क्या किया, धीरे धीरे ब्रिटिश सरकार के ऊपर प्रेशर डाला, और प्रेशर डालने के साथ साथ क्या किया गया, 1919 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट लाया गया। और सबसे बड़ी बात थी, अपने प्रति विरोध को बढ़ते देखते हुए, यानी कि ब्रिटिश सरकार के प्रति प्रोटेस्ट भारतीयों का इतना बढ़ता जा रहा था कि ब्रिटिश सरकार खुद चाहती थी किसी न किसी तरीके से क्या किया जाए, भारतीयों को संतुष्ट करने का काम किया जाए। जो भी राजनीतिक गतिविधियां हैं, जो भी भारतीय हमारे खिलाफ हो रहे हैं, यानी जो भारतीयों का एक जो एजुकेटेड क्लास है, जो पढ़ा लिखा वर्ग है, जो एक धड़ा है, उसको क्या किया जाए, अपने फेवर में किया है। एक तो एक्सट्रीमिस्ट था, तो एक्सट्रीमिस्ट तो इनके फेवर में आने वाले नहीं थे, इनका यही था कि हमें स्वराज दिया जाए, हमें रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट दिया जाए। एक दूसरे थे जो उदारवादी थे, तो उदारवादियों को थोड़ा बहुत अपने पक्ष में किए, लेकिन अब धीरे धीरे इनका टाइम ओवर हो रहा था। और जो थर्ड क्लास था, ठीक है, जो एक तीसरा वर्ग था, इसमें खास करके इंडिया के जो प्रिंसली स्टेट थे और कुछ ऐसे क्लास थे जो क्या करते थे, जिनको ब्रिटिश गवर्नमेंट क्या करती थी, कुछ फैसिलिटीज़ देके, कुछ सुविधाएं देके उन्हें अपनी तरफ कर सकती थी, जिससे क्या होता था, इनको अपने पक्ष में करके एक्सट्रीमिस्ट का वो प्रतिरोध कर सकते, ठीक है। तो ये तो बहुत सी ऐसी परिस्थितियाँ रही जो भारत शासन अधिनियम 1919 के पारित होने का कारण थी, ठीक है। अब देखिए, इसको लेके ये हुआ कि मॉन्टेग्यू ने एक प्रोक्लेमेशन किया, जिसका मैंने उल्लेख किया है, इसमें 20 अगस्त 1917 को, ठीक है। इसी समय 1916 के आसपास जो मॉन्टेग्यू थे, या भारत सचिव बने, इंडिया सेक्रेटरी बने, और इंडिया सेक्रेटरी बनने के कुछ ही महीनों बाद इन्होंने क्या किया, 20 अगस्त 1917 को लंदन की ब्रिटिश पार्लियामेंट की हाउस ऑफ कॉमन्स में इन्होंने क्या किया, एक घोषणा पत्र पढ़ा, एक प्रोक्लेमेशन किया, और कहा कि बहुत जल्दी हम क्या करेंगे, जो सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली है और जो स्टेट की प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली है, इसमें भारतीयों को हद से हद क्या किया जाएगा,
उनकी संख्या को बढ़ाई जाएगी। साथ ही साथ उत्तरदायी सरकार की भी बात की और ये भी कहा कि युद्ध की समाप्ति के बाद क्या होगा, जितने भी भारत में सुधारात्मक प्रयास होंगे वह करने का काम किया जाएगा। ठीक है, आगे चल के क्या हुआ कि 10 सितंबर 1917 को 10 सितंबर 1917 को क्या हुआ, मॉन्टेग्यू का भारत आना, यानी कि इसके पहले घोषणा करने के कुछ ही महीने के बाद मॉन्टेग्यू क्या हुए, 1970 के सितंबर महीने में ये भारत भ्रमण के लिए आए। भारत में आए, इन्होंने क्या किया, इनके साथ ब्रिटिश पार्लियामेंट के बहुत से मेंबर्स भी रहे। ठीक है, ऐसे मेंबर्स भी रहे जिन्होंने क्या किया था, इस सुधार के बारे में इनसे चर्चा की थी। ठीक है, कि कैसे इम्प्रूवमेंट किए जाए। तो बाद में चल के इन सुधारों पे जो चर्चा हुई थी, तो आके मॉन्टेग्यू क्या किए, भारतीयों से मिले, भारत के नेताओं से मिले जो उस समय के टॉप क्लास के लीडर्स थे। ठीक है, और यहाँ पे चर्चा करने के बाद, डिस्कशन करने के बाद और यहाँ की परिस्थितियों को समझने के बाद फिर वह ब्रिटेन लौट गए। और लौटने के बाद उन्होंने क्या किया, एक अपना ऑर्डर दिया, आदेश दिया और मॉन्टेग्यू को और ख़ास करके एक घोषणा पत्र तैयार करने के लिए कहा, जिसे ब्रिटिश पार्लियामेंट में पास किया गया, उसके हाउस ऑफ कॉमन्स और हाउस ऑफ लॉर्ड्स में पास किया गया, जिसे 8 जुलाई 1918 को क्या हुआ, रिपोर्ट का प्रकाशन हुआ। प्रकाशन के बाद, पास करने के बाद फिर उसके बाद महारानी या जो भी उस समय क्राउन था ब्रिटेन का, जो महाराजा था या जो महारानी थी, जो भी रहा हो, उसके बाद उनका हस्ताक्षर हुआ और यही आगे चल के क्या हुआ, भारत शासन अधिनियम 1919 बना। इसमें भारत शासन अधिनियम 1919 में जो 8 जुलाई 1918 को जो रिपोर्ट प्रकाशित हुई थी, इसी को बेस बना के देखिए, इसमें क्या था कि इस प्रकाशन में ये था कि भारत में परिवर्तन के संबंधित निम्नलिखित बातों में परिवर्तन किया जाएगा, निम्नलिखित मुद्दों को चेंज किया जाएगा। देखिए ये मुद्दे क्या थे। पहला दिया है, भारत में पूर्णतया स्थानीय स्वशासन लागू किया जाए, यानी कि ये जो 8 जुलाई 1918 को रिपोर्ट प्रकाशित हुई थी, इस रिपोर्ट में कहा गया था कि भारत में जो 18 लॉर्ड मायो के टाइम से ही 1870-71 से ही या रिपन के टाइम में 1882 में जो पास हुआ था स्थानीय स्वशासन बिल का, जो मद्रास और भी बॉम्बे, कलकत्ता, जो बंगाल का एरिया, यहाँ पे धीरे धीरे लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को सिटीज एरिया में प्रमोट किया जा रहा था। तो उसी के तहत कहा गया कि भारत में पूर्णतः स्थानीय स्वशासन को लागू करने की बात की जाए, जो ये रिपोर्ट बन रही है, जो अधिनियम बन रहा है। दूसरा ये था कि जो इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल है, चाहे वह प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल हो या सेंट्रल लेजिस्लेटिव या सुप्रीम लेजिस्लेटिव काउंसिल हो, चाहे वह गवर्नर जनरल की हो या स्टेट में गवर्नर्स की हो, ठीक है, उसमें कहा गया था कि उसका विस्तार किया जाएगा, जिसमें भारतीयों को अधिक से अधिक शामिल किया जाए। ठीक है, और इसके साथ ही साथ ये भी कहा गया कि जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है, भारत सचिव जो है, लंदन में बैठा हुआ भारत सचिव, ठीक है, करा, और साथ ही साथ जो ब्रिटिश पार्लियामेंट, ब्रिटेन की संसद है का भारत सरकार व प्रांतीय सरकारों पे नियंत्रण कम किया जाए। ठीक है, और नियंत्रण को उतना ही रखा जाए जितना उचित हो। फिर अगला इस रिपोर्ट में ये था, इसको लेके जब ये रिपोर्ट प्रकाशित हुई इस रिपोर्ट में भारत से संबंधित मैटर, यानी भारत में क्या क्या संशोधन किए जाएंगे, इसका एक झलक पहले ही इस रिपोर्ट में दिखा दी गई थी, इसके पब्लिकेशन के टाइम में। ठीक है, इसी बेस पे रूल रेगुलेशन बना था 1919 की गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट की धाराएं बनानी थी। उसके बाद क्या किया गया कि 3 कमेटी को ऑर्गेनाइज किया गया, यानी 3 समितियां बनाई गई, जिनमें एक मताधिकार समिति थी, दूसरी कार्यान्वयन समिति थी और तीसरा था कि भारत सचिव के कार्यालय की पुनर्गठन संबंधी समिति। यानी कि यह समितियां दिखा रही है कि एक तो इंडिया के भारत से संबंधित, यानी कि जो भारत में से संबंधित जो सरकार थी, जो शासन था, शासन व्यवस्था थी, ठीक है, जो गवर्नमेंट सिस्टम थी, उसमें परिवर्तन की बात चल रही थी। और दूसरी तरफ जो तीसरा जो कमेटी थी, भारत सचिव के कार्यालय के पुनर्गठन संबंधी समिति, तो जो ये कमेटी थी ये कह रही थी कि जो लंदन में इंडिया ऑफिस है, ठीक है, जो भारत सचिव है और उसकी जो काउंसिल है, उसमें भी परिवर्तन की बात कर रही।
तो इसके लिए 3 कमेटियाँ बनाई गई थी। बाद में चल के इन कमेटियों की रिपोर्ट आए। थोड़ा बहुत इन कमेटियों के बारे में हम जान लेते हैं। देखिए, इन कमेटियों में एक थी कमेटी जिसका नाम था मताधिकार कमेटी, जिसे फ्रेंचाइजी कमेटी कहते हैं, मताधिकार समिति या फ्रेंचाइजी कमेटी। इस कमेटी के जो अध्यक्ष रहे वह थे लॉर्ड साउथबोरो थे। इसके सदस्यों में साहबजादा आफ्ताब थे, ठीक है, एच.जी. स्लाई थे, अहमद खान थे, हेली थे, सुरेंद्र नाथ बनर्जी थे, या बहुत से ऐसे लोग थे, ठीक है। ये जो मताधिकार समिति थी स्पेशली वोटिंग पावर से, क्योंकि आप देखें 1989 का जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट था उसमें वोटिंग पावर कुछ क्या थे, लिमिट्स थे, लेकिन इसमें वोटिंग पावर को इंक्रीज करने का कहा, यानी कि जो क्राइटेरिया था, ठीक है, चाहे जैसे या तो आपकी एनुअल इनकम इतनी हो या तो आपका एनुअल टैक्स पेइंग इतना, ठीक है, तो उसको थोड़ा डाउन किया गया, रिलीफ किया गया, नीचे किया गया इस कमेटी। दूसरा था कार्यान्वयन कमेटी, कार्यान्वयन समिति, जिसे फंक्शनिंग कमेटी भी कहते हैं, ठीक है। देखिए, इस कमेटी के जो अध्यक्ष थे रिचर्ड फीथम थे, ब्रिटिशर्स ही थे, रिचर्ड फीथम थे जो फंक्शनल कमेटी थी इसके अध्यक्ष, ठीक है। इनके अन्य सदस्यों में देखा जाए तो मौलवी रहीम बक्सा थे, तेज बहादुर सप्री थे, श्री C.S. सीतलवाड़ थे, मिस्टर स्टेफेंसन थे और मिस्टर थॉमसन थे, ठीक है। इस समिति का ये काम था कि जो सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली है, एक तो उसमें किस टाइप की व्यवस्था की जाए, तो इसने द्विसदनी व्यवस्था की बात की, ठीक है, और साथ ही साथ जो प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल थे, ठीक है, प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में मेन ये था कि आप देखोगे कि 1919 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में डायरकी सिस्टम को अडॉप्ट किया गया था, द्विसदनी व्यवस्था, डायरकी सिस्टम कहा जाता है, जिसे द्वैध शासन कहा जाता है, वो भी प्रांतों में लगाया गया था, प्रोविंसेस में लगाया गया, जिसमें एक तो रिजर्व सब्जेक्ट रखे गए और दूसरी तरफ ट्रांसफरेबल सब्जेक्ट रखे, यानी कि जो स्टेट का गवर्नर एंड हिज एग्जीक्यूटिव काउंसिल, वह एक कुछ सब्जेक्ट बांट दिया गया। तो गवर्नर और स्टेट की जो गवर्नर की एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी उसके मेंबर या रिजर्व सब्जेक्ट को देखते थे, और एक दूसरी तरफ ट्रांसफरेबल सब्जेक्ट में गवर्नर स्टेट के और फिर उसके जो मिनिस्टर्स होते थे, क्योंकि इस समय जो नॉन ऑफिशियल इलेक्टेड मेंबर्स की संख्या को, मेजोरिटी को बढ़ाया गया, जो चुन के आने वाले सदस्यों की संख्या को बढ़ाया गया, तो इस समय डायरकी सिस्टम इस्टेब्लिश की गई प्रोविंस में, और इसमें क्या किया गया, पोर्टफोलियो मिनिस्ट्रियल सिस्टम स्टार्ट किया गया, जो आज के प्रांतों में चलती है, ठीक है। लेकिन थोड़ा बहुत प्रोसेस, सिस्टम तो सेम था, लेकिन सिस्टम के प्रोसेस में थोड़े बहुत डिफरेंट थे, क्योंकि उस समय कॉलोनियल गवर्नमेंट थी, वह सीधे अपने अकॉर्डिंग करती थी, ठीक है। आज की जो चीफ मिनिस्टर या गवर्नर, पहले गवर्नर, आज भी गवर्नर होता है, लेकिन वो क्या है, सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशनल पार्टी है, और चीफ मिनिस्टर है, तो डायरकी सिस्टम में चीफ मिनिस्टर जो गवर्नर होता था, उसकी जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल के मेंबर होते थे, ठीक है, वो तो परमानेंट रहते थे, नॉमिनेटेड थे, परमानेंट रहते थे, और टोटल पावर इन्हीं को था। बस इंडियन पीपल्स को सेटिस्फाई करने के लिए और इंडियन लीडर्स को क्या किया जाता है, कुल एटलीस्ट आपके 3 मिनिस्टर्स की, गवर्नर और 3 मिनिस्टर्स की एक कमेटी बनाई गई थी, जिसे एग्जीक्यूटिव कहते थे, वो भी एग्जीक्यूटिव में आते थे, लेकिन क्या होता था, उनमें गवर्नर को वीटो का अधिकार मिला हुआ था, ठीक है, और जब चाहता था गवर्नर मिनिस्टर्स को हटा सकता था, ठीक है, उनके कार्यकाल से पहले ही दूसरे की अपॉइंटिंग कर सकता था, ठीक है। और जो गवर्नर एंड हिज काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री एंड गवर्नर हिज मिनिस्ट्री के जो मेंबर्स थे, वह जो स्टेट असेंबली होती थी, जो विधानसभा थी, उसके अकॉर्डिंग ये रिस्पॉन्सिबल नहीं थे, जबकि आज की जो स्टेट असेंबली होती है, जो विधानसभा होती है, वह क्या होती है, विधानसभा के जो मेंबर में से जो गवर्नमेंट बनती है, ठीक है, जो चीफ मिनिस्टर काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री होती है, वह लेजिस्लेटिव काउंसिल के अकॉर्डिंग, लेजिस्लेटिव असेंबली के अकॉर्डिंग रिस्पॉन्सिबल होती है, ठीक है, जो विधान, क्योंकि उसमें जो एमएलए हमारे होते हैं, वह क्या होते हैं, डायरेक्ट इलेक्ट होते हैं, यानी कि एमएलए डायरेक्ट इलेक्ट होते हैं बाय इंडियन पीपल और उसी स्टेट के पीपल के द्वारा,
ऐसे सेंटर में भी चलता। और तीसरा देखिए, भारत सचिव के कार्यालय की पुनर्गठन संबंधी समिति थी। तो इसमें ये था कि इसके अध्यक्ष लॉर्ड क्रू को बनाया गया था। ठीक है, लॉर्ड क्रू का ये मानना था कि जो इंडिया काउंसिल है इसको समाप्त कर दिया जाए और इसकी जगह पे एक एडवाइजरी बोर्ड का गठन किया जाए जो 12 सदस्यीय हो। ठीक है, और साथ ही साथ भारत सचिव के कार्यालय की पुनर्गठन संबंधी समिति ने ही कहा था कि हाई कमिश्नर की अपॉइंटिंग की जाए, लंदन में भारत की एक हाई कमिश्नर की नियुक्ति की जाए। यानी कि हाई कमिश्नर की जो नियुक्ति की थी, जो वह प्रोसेस इसी समय से चली। ठीक है, जिन्हें दूतावास कहा जाता है, हाई कमिश्नर की अपॉइंटिंग की गई। तो इसमें यह था कि भारत में जो लंदन में जो इंडियन स्टूडेंट पढ़ लिख रहे हैं, जो जिनका भारत से वहाँ आना जाना रहता है, उनकी देख रेख, उनकी सारी व्यवस्था क्या करेगा, हाई कमिश्नर की देख रेख में होगी। और उस हाई कमिश्नर की जो पेंशन, जो सैलरी होगी, वह इंडिया के ट्रेजरी फंड से दी जाएगी, वह भारत सरकार के कोष से दी जाएगी। ठीक है, तो यह सिफारिश, इन तीनों समितियों की सिफारिश काफ़ी महत्वपूर्ण रही और इसी को बेस बना के और 8 जुलाई 1918 की रिपोर्ट को बेस बना के 1909 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के प्रोविज़न को, प्रावधानों को या इनकी धाराओं को, आर्टिकल को लाने का काम किया गया। तो ये रहा आपका भारत शासन अधिनियम 1919 के पारित होने के कारण। और पारित होने के कारणों में मॉन्टेग्यू का आना और मॉन्टेग्यू की घोषणा, और घोषणा के साथ साथ उसने जो रिपोर्ट पब्लिश की थी, रिपोर्ट में क्या था, और साथ ही साथ वह कौन कौन सी कमिटीज बनी, समितियां बनी, वो भी ब्रिटिश पार्लियामेंट के मेंबर्स थे, इनकी समिति बनी। और इन समिति ने क्या किया, आपने सुझाव दिया, उसी सुझाव बेस पे आपका 1919 का जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट था, उसके जो प्रावधान थे, प्रोविजन थे, वह लाने का काम किया गया। ठीक है, तो इसके तहत हम लोग देखें, पहला देखिए आप 1919 के जो भारत शासन अधिनियम का, अब इसको हटाया जाए, भारत शासन अधिनियम 1919 के पारित होने के कारण हम लोग पढ़ लिया गया। अब इसमें मुख्य जो प्रावधान थे, कि मुख्य प्रावधानों में सबसे पहला ये किया गया कि आपका जो सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली थी, ठीक है, जो इसे केंद्रीय विधान परिषद कहा जाए, केंद्रीय विधानसभा कहा जाता है, जिसमें गवर्नर जनरल एंड हिज काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री एंड गवर्नर जनरल के ऑफिशियल मेंबर्स एंड नॉन ऑफिशियल मेंबर्स एंड नॉन ऑफिशियल इलेक्टेड मेंबर्स होते थे। तो सबसे पहले ये किया गया कि जो सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल थी, ठीक है, तो सबसे देखा जाए भारत सरकार में परिवर्तन, भारत सरकार में परिवर्तन किए गए। अब क्या क्या परिवर्तन हुए, ठीक है, तो पहला ये था कि सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली का नाम बदलकर लेजिस्लेटिव असेंबली कर दिया गया। ठीक है, सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली का नाम बदलकर स्पेशली बस रख दिया गया लेजिस्लेटिव असेंबली। ठीक है, अब इनके कार्यकाल भी फिक्स कर दिए गए कि सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर्स का कार्यकाल कितना होगा, 3 इयर्स का होगा, 3 सालों के लिए फिक्स कर दिए गए। ठीक है, 3 सालों के लिए फिक्स कर दिए गए। साथ ही साथ ये भी कहा गया इसमें कि गवर्नर जनरल चाहे तो इन 3 सालों में मेंबर्स के भी कार्यकाल थे और लेजिस्लेटिव असेंबली के भी कार्यकाल, जैसे आज 5 इयर्स होता है, वैसे पहले 3 इयर्स हुआ करते थे, लोकसभा का आज जो होता है, वैसे उस समय लेजिस्लेटिव असेंबली थी सेंट्रल की 3 इयर्स। तो कहा गया कि गवर्नर जनरल अगर चाहे, गवर्नर जनरल को वीटो पावर था, गवर्नर जनरल को पावर अधिक था, गवर्नर जनरल यदि चाहे तो लेजिस्लेटिव असेंबली को 3 इयर्स से पहले भी डिसमिस कर सकती है, भंग कर सकती है। ठीक है, अगर चाहे तो इसके कार्यकाल को क्या करती है, बढ़ाने का भी काम कर सकती है। लेकिन डिसमिस करने के बाद यह कहा गया कि इसका जो इलेक्शन होगा वह 6 मंथ्स के अंदर हो जाना चाहिए, या नहीं होगा तो 9 मंथ होते होते, 9 महीने होते होते जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है, ठीक है,
जो भारत सचिव है इससे कोई ना कोई परामर्श करके कुछ करके क्या किया जाए, जो लेजिस्लेटिव असेंबली है इसके मेंबर्स की जो पूर्ति है उसको कर ली जाए। ठीक है, तो ये रहा। फिर आपका इनके सदस्यों की संख्या में इंक्रीजिंग की गई। ठीक है, लेजिस्लेटिव असेंबली के सदस्यों की संख्या में अपॉइंटिंग की गई जिसमें 143 मेंबर्स रखे गए। ठीक है, और सबसे बड़ी बात ये की गई कि सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में द्वैध शासन लागू किए गए। ठीक है, द्वैध शासन द्विसदनी व्यवस्था लागू की गई। ठीक है, जिसे द्विसदनी व्यवस्था कहते हैं, इसको लाने का काम किया गया। और प्रांतों में क्या किया गया, प्रांतों में द्वैध शासन लाया गया, द्वैध शासन। ठीक है, इसी में द्वैध शासन लाने का काम किया जिसे डायआर्की सिस्टम भी कहा जाता है, डायआर्की सिस्टम कहा जाता है। ठीक है, तो द्विसदनी व्यवस्था किया गया और उसके बाद आपका प्रांतों में द्वैध शासन लाने का काम किया गया। तो द्विसदनी व्यवस्था में ये किया गया कि एक तो रखा गया स्टेट ऑफ काउंसिल और एक रखा गया आपका जिसे मैंने बताया लेजिस्लेटिव असेंबली कहा जाता है, असेंबली कहा गया, जिसे आज के डेट में लोकसभा कहते हैं, और एक को जो स्टेट ऑफ काउंसिल है इसे हम लोग राज्यसभा कहते हैं। इसमें इनडायरेक्ट मेंबर इलेक्ट होके जाते थे, इसमें भी उस समय इनडायरेक्ट था, लेकिन इसमें प्रोसेस किया गया, संशोधन करके ये भी कहा गया कि जो लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर्स हैं हद से अधिक का इलेक्शन ऐसा हो कि डायरेक्ट इलेक्शन कराया जाए। कुछ मेंबर्स डायरेक्ट इलेक्ट हो गया, बात क्या है 545 कॉन्स्टिट्यूंसी में ऑल ओवर इंडिया क्या है, एमपी कॉन्स्टिट्यूंसी में डिस्ट्रीब्यूट है। ठीक है, तो इसमें ये किया गया इसका हम लोग स्ट्रक्चर समझ लेते हैं। ठीक है, जो स्ट्रक्चर था इसमें वैसे था कि इसको आप लोगों ने देखा स्टेट ऑफ काउंसिल और लेजिस्लेटिव असेंबली रखा गया, यानी केंद्र में द्विसदनी। अब इसके बाद प्रांतों को पढ़ा जाएगा, बाद में पढ़ा जाएगा। तो इसमें ये था कि टोटल जो पहले आप लोगों ने देखा 909 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में टोटल 69 मेंबर्स थे, जिसमें 60 मेंबर रहे, और 9 जो होता था गवर्नर जनरल होता था, और 8 उसकी काउंसिल की जो परमानेंट काउंसिल थी, गवर्नर जनरल एंड हिज एग्जीक्यूटिव काउंसिल, उसके मेंबर होते थे। तो उनको 9 को इंक्लूड करके वो कर दिया गया। टोटल इसमें क्या किया जाए, मेंबर की संख्या 143 थी। ठीक है, 143 को क्या कर दिया गया, एक तो आपका ऑफिशियल एंड नॉन ऑफिशियल में, ऑफिशियल नॉन ऑफिशियल भी थे, इसमें इलेक्टेड और नॉमिनेटेड, इसमें इलेक्टेड मेंबर्स की संख्या को पढ़ा गया। 143 में जो इलेक्टेड मेंबर्स थे और फिर इलेक्टेड और नॉन इलेक्टेड। ठीक है, नॉमिनेटेड जिन्हें कहा जाता है, नॉमिनेटेड थे जिन्हें गवर्नर जनरल नामित करता था। ठीक है, इलेक्टेड एंड नॉमिनेटेड, तो 103 रखा गया इलेक्टेड और 40 रखा गया नॉमिनेटेड। अब इलेक्टेड में देखिए, इलेक्टेड में क्या प्रावधान था, इलेक्टेड में 51 मेंबर्स। ठीक है, 51 मेंबर जो होते थे या जनरल इलेक्टोरेट से आते थे, जनरल इलेक्टोरेट इससे आते थे, नॉर्मली इलेक्ट किया जाता था। जैसे पहले भी आप लोगों ने देखा कुछ मेंबर्स रहते थे जो क्या होते थे, जनरली इलेक्ट होके आते थे, इनडायरेक्टली ही आते थे। ठीक है, जो प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल थी उससे लेकिन आते थे। फिर इसमें कुछ परिवर्तन किए गए। इसमें किया गया जो कम्युनल कॉन्स्टिट्यूएंसी, जो पहले आप लोगों ने देखा 909 में किया गया था, तो वही कम्युनल कॉन्स्टिट्यूएंसी है, स्पेशली मुस्लिम के लिए। इसमें क्या किया, सिखों को भी बढ़ा दिया गया। तो कम्युनल कॉन्स्टिट्यूएंसी
कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए जो सीटें रखी गई 51 रखी गई है, इसके लिए रखा गया आपका 32 सीट, ये रिजर्व कर दिया गया। इतने इससे आएंगे जनरल इलेक्टोरल से, इतने इससे आएंगे, और उसके बाद साथ ही साथ एक स्पेशल कॉन्स्टिट्यूएंसी भी बनाएंगे। ये तो कम्युनल थी, सांप्रदायिक, और एक था स्पेशल कॉन्स्टिट्यूएंसी, स्पेशल कॉन्स्टिट्यूएंसी। इसमें रखे गए आपके 22 मेंबर के आसपास या 20 मेंबर के आसपास में 20 मेंबर्स रखे गए, ठीक है। ये स्पेशल कॉन्स्टिट्यूएंसी कौन थे? स्पेशल कॉन्स्टिट्यूएंसी में जैसे लैंडलॉर्ड्स हो गए, जमींदार हो गए, फिर उसके बाद राजाओं महाराजाओं का एक ग्रुप था। तो ये स्पेशल लोगों के लिए था, ठीक है। कुछ इसमें अंग्रेज भी थे, ऐसे ऐसे करके इनका रहा। फिर देखिए फिर आपका ये तो फिर आपका अब कम्युनल में से कहाँ से आते थे? कम्युनल वाले को डिस्ट्रीब्यूट किया जाए तो मैंने बताया कि पहले मुस्लिम थे 1909 में, इसमें सिख भी आ गए। तो मुस्लिम्स की संख्या थी वह हमें लगता है 13 या 14 के आसपास थी। मुस्लिम्स इसमें से आते थे 32 में से, सॉरी सीधे 30 मेंबर्स आते थे, 30 मेंबर्स। और सिखों को भी इसमें क्या किया गया? सेपरेट इलेक्टोरेट प्रोवाइड करने का काम किया, यानी कि मुसलमानों के जैसे मुसलमानों को सेपरेट इलेक्टोरेट दिया गया था, ऐसे सिखों को भी दिया गया, लेकिन उनके लिए सिर्फ 2 सीट ही रिजर्व रखी। ये सिख्स के लिए, सिखों के लिए, ठीक है, यह सिखों के लिए था। और स्पेशल इलेक्टोरेट में से, स्पेशल कॉन्स्टिट्यूएंसी में से जो 20 थे, इनमें देखिए इनमें क्या क्या किया गया। इनमें देखिए एक था लैंडलॉर्ड्स से आते थे, लैंडलॉर्ड या 7 मेंबर्स थे। लैंडलॉर्ड से 7 मेंबर रहे, ठीक है। फिर यूरोपियन को किया जाता था, यूरोपियंस के लिए था 7 मेंबर्स इसके रहे 22 में से। फिर यूरोपियंस जो थे 9 थे, ओके। लैंडलॉर्ड्स 7, यूरोपियंस 9, और फिर जो इंडियन कॉमर्स से रिलेटेड थे, इंडियन बिजनेस क्लास, इंडियन कॉमर्स, वाणिज्य जो कॉमर्स से रिलेटेड थे, उनके मेंबर्स थे 4 थे, ठीक है। 9, 4, 13, 7, 20। तो देखिए एक तो 60 से बढ़ा के 143 कर दिया गया, 69 से बढ़ा के सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल के सदस्यों की संख्या, जिसमें 103 इलेक्टेड मेंबर्स होते थे और 40 नॉमिनेटेड मेंबर्स। 40 नॉमिनेटेड में से क्या करता था? गवर्नर जनरल क्या करता था? एक कुछ मेंबर्स को ऑफिशियल मेंबर्स नॉमिनेट किए जाते थे और कुछ में नॉन ऑफिशियल, गैर सरकारी ऑफिशियल मेंबर्स, ठीक है। और इसमें देखिए 103 में से 51 जनरल इलेक्टोरेट सिंपली आते थे, नॉर्मल स्टेट की लेजिस्लेटिव प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल से आते थे। फिर कम्युनल कॉन्स्टिट्यूएंसी बनाई गई थी 1909 में ओनली मुस्लिम्स के लिए। तो इसके लिए देखिए बहुत सीटें जब की गई 32, तो इसमें भी इंक्रीजिंग की गई, पहले कम होगा। तो 32 में से इसमें सिखों को भी इंक्लूड किया गया, यूरोपियंस को भी इंक्लूड किया गया, ठीक है। लेकिन स्पेशली इंडिया जो क्लास था उसमें मुस्लिम और सिखों को दिया गया। तो 30 सीट्स मुस्लिम के लिए थी, 2 सीट सिख्स के लिए थी। फिर कुछ स्पेशल कॉन्स्टिट्यूएंसीज बनाई गई, इसमें 20 कॉन्स्टिट्यूएंसीज थी ऑल ओवर इंडिया में। इनमें देखिए लैंडलॉर्ड्स कैटेगरी से आते थे जो स्पेशल लोग थे, 7 लैंडलॉर्ड्स से आते थे, 9 यूरोपियंस थे, यूरोपियंस भी फंसे हुए थे यहाँ। तो वैसे जो यूरोपियंस थे जो बहुत ही बड़े बड़े एक समझिए लैंडलॉर्ड टाइप के थे, फिर और भी डिफरेंट टाइप के वर्क करते थे, आप बिजनेस करते, तो उनके। और फिर इंडियन जो कॉमर्स था उससे 4 मेंबर्स, भारतीय जो व्यापारियों का एक बहुत बड़ा वर्ग था, या इसमें कुछ विदेशी भी था, उनसे भी क्या होते थे, इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स बाद में चल के एक फिक्की बनी, तो उसमें से 4 मेंबर्स इनको भी लिया जाता। तो ये टोटल क्या होते, टोटल इलेक्टेड होते थे, चुन के आते थे।
लेकिन इसमें ये कहा गया कि अब अधिकांशता हो कि इनमें से जो मेंबर्स हैं वह डायरेक्ट इलेक्ट हो गए। अब इसके पहले तो इनडायरेक्ट प्रणाली को 1909 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में लागू किया गया था पूरी तरह से। डायरेक्ट प्रणाली थोड़ा कंट्रोल था, लेकिन इस 1909 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में डायरेक्ट जो इलेक्टेड सिस्टम था उसको भी लाने का काम किया गया। तो ये रहे आपके। अब देखिए 40 में से मैंने बताया ऑफिशियल एंड नॉन ऑफिशियल थे, तो 40 में से 26 जो थे वो ऑफिशियल मेंबर्स थे और 14 आपके नॉन ऑफिशियल मेंबर्स। ये टोटल याद रखिएगा, बहुत ही काम आएगा, ठीक है। नॉमिनेटेड में जो 40 थे इनमें से 26 ऑफिशियल होते थे जो गवर्नर जनरल के द्वारा नॉमिनेट किए जाते थे, और 14 नॉन ऑफिशियल गैर सरकारी होते थे, ये भी गवर्नर जनरल के द्वारा ही नॉमिनेट किए जाते थे। तो ये रहा सेंट्रल लेजिस्लेटिव से संबंधित जो चेंजेस थे। अब इसके बाद हम लोग प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल से संबंधित चेंजेस पढ़ लें। तो इसको इरेज किया जाए। ये भारत सरकार में परिवर्तन पढ़ रहे हैं हम लोग। इसके बाद अभी हम लोगों को पढ़ना है होम गवर्नमेंट से संबंधित। लंदन में बैठे जो सेक्रेटरी, इंडिया सेक्रेटरी था, भारत सचिव, वहाँ पे भी, क्योंकि ब्रिटिश पार्लियामेंट सेक्रेटरी ऑफ इंडिया जो होता था और फिर यहाँ पे वायसराय, ये हैंडल करने का काम करते थे। तो अब प्रोविंशियल गवर्नमेंट से रिलेटेड प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव सिस्टम, ठीक है। अब इसमें देखिए क्या था, जो प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव सिस्टम था, तो प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव सिस्टम में आपका अलग अलग स्टेट में जो थे ये अलग अलग थे, ठीक है। जो डिफरेंट स्टेट थे वहाँ पे डिफरेंट थे। और एक चीज़ और मैं भूल गया, अभी इसको पढ़ा ले रहे हैं तो सेंट्रल में, उसके बाद हम बताएंगे लोगों का। तो जो प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल से रिलेटेड थे उसमें भी क्या किया गया कि जो मेंबर्स थे, मैंने बताया था कि बंगाल में कुछ डिफरेंट था, उसमें कुछ डिफरेंस था, तो उसमें अलग था। प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल को हम यहाँ पे वो करते हैं, थोड़ा रुकते हैं, इसके जगह हम वो पढ़ लेते हैं आपका जो डायरकी सिस्टम में हमने पढ़ा था, स्टेट काउंसिल पढ़ लेते हैं, स्टेट काउंसिल, ठीक है, जिसे बाद में राज्यसभा का नाम दिया गया। उसके पहले हम लोग लेजिस्लेटिव असेंबली को पढ़े थे 143। तो जो स्टेट काउंसिल होते थे, स्टेट काउंसिल में भी हमें लगता है टोटल थे 60 मेंबर्स। स्टेट काउंसिल में 60 मेंबर रखे गए थे, और लेजिस्लेटिव असेंबली जो पढ़ा हम लोगों ने उसमें 143 को किए थे। तो इन 60 में से देखिए 60 को भी कैटेगराइज किया गया था। 60 में आपके ये थे कि काउंसिल ऑफ स्टेट में से 34 इलेक्टेड होते थे, और जो 26 जो होते थे वह नॉमिनेटेड होते थे, ठीक है। 34 इलेक्टेड एंड 26 नॉमिनेटेड, ठीक है। 34 इसमें से इलेक्टेड होते थे। जो आज की राज्यसभा है वो पहले स्टेट काउंसिल, इसी में यानी कि 1919 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में भारत में केंद्र में द्विसदनी व्यवस्थापिका, यानी कि 2 सदन वाली, जैसे आज लोकसभा राज्यसभा है, वैसे भी इस समय इसको अलग नाम से जाना जाता था, स्टेट काउंसिल और लेजिस्लेटिव असेंबली। तो लेजिस्लेटिव असेंबली में 143 मेंबर्स थे गवर्नर जनरल को लेके, और गवर्नर जनरल इसको भी हैंडल करता था, तो इसको लेके 60 मेंबर्स थे, ठीक है। लेकिन इनका मोस्टली अलग से था थोड़ा। तो इनमें देखिए 24 इलेक्टेड में से नॉन मुस्लिम या जो जनरल इलेक्टोरेट थे, नॉन मुस्लिम जो थे वह 24 में से 20 थे, और उसके बाद जो 14 थे या क्या थे, जो इस पे सेपरेट कॉन्स्टिट्यूएंसी थी, इलेक्टेड बाय द कम्युनल और स्पेशल कॉन्स्टिट्यूएंसी,
ये 14 जो होते थे, या एक तो कम्युनल से थे, कम्युनल, और साथ ही साथ स्पेशल। स्पेशल में लैंडास का मैंने यूरोपियंस का नाम लिया, इंडियन कॉमर्स से लिया, इसमें सिख और मुस्लिम थे। अब देखिए इनमें से कितने कितने होते थे, इसमें से देखिए, इसमें से 10 मुस्लिम्स थे 14 में से। अभी इसके पहले हम लोगों ने लेजिस्लेटिव असेंबली पढ़ा, जिसे आज लोकसभा कहते हैं। तो वैसे जो स्टेट काउंसिल थी, जो स्टेट काउंसिल स्टेट का रिप्रेजेंटेटिव करती थी, जो ब्रिटिश प्रोविंसेस के स्टेट थे, वहाँ से इनडायरेक्टली इलेक्ट होकर जो इस स्टेट में एमएलए थे, जो प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल थी, तो प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के जो मेंबर्स थे वह क्या करते थे, अपने में से इलेक्ट करके यहाँ स्टेट काउंसिल में भेजते थे, जैसे यहाँ राज्यसभा में भेजा जाता है। ठीक है, तो इसमें 10 मुस्लिम्स थे, एक कम्युनल में आते थे। ठीक है, यूरोपियंस 3 थे, 3 यूरोपियंस थे, और 1 सिख। इसमें सिख को 2 दिया गया था। ठीक है, मुस्लिम्स को इसमें अधिक सीटें दी गई थी, आपने देखा 30 मुस्लिम्स को थी और 2 सिख को थी, इसमें 9 यूरोपियंस को थी, इसमें 3 यूरोपियंस को दिया गया। ठीक है, तो ये क्या थे, सेपरेट इलेक्टो या स्पेशल इलेक्टोरेट वाले थे। तो ये टोटल आपके 14 हो गए। ठीक है, अब देखिए नॉमिनेटेड में से जो ऑफिशियल थे 26 में से ऑफिशियल मेंबर्स, जिन्हें सरकारी कहा जाता था, ये 20 थे, और बाकी के जो 6 थे या नॉन ऑफिशियल थे, ये 6 नॉन ऑफिशियल थे। ठीक है, तो 20 ऑफिशियल एंड 6 नॉन ऑफिशियल। तो ये रहा आपका स्टेट काउंसिल। तो केंद्र में 1919 के गवर्नमेंट ऑफ, फिर एक बार बता दे रहा हूँ, 1919 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के तहत केंद्र में द्विसदनी व्यवस्थापिका की स्थापना की गई, जिसके तहत स्टेट ऑफ काउंसिल और दूसरा लेजिस्लेटिव असेंबली लिया गया। लेजिस्लेटिव असेंबली में 143 मेंबर्स थे और स्टेट काउंसिल में 60 मेंबर्स थे, जिसका यहाँ पे एक्सप्लेन मैंने नीचे किया कितने कितने मेंबर्स कहाँ से इलेक्ट होके जाते थे। ठीक है, तो ये रहा। अब देखिए स्पेशली ये तो हो गया आपका, इतने यहाँ से चुन के जाते थे, इतने यहाँ से जाते थे। अब उसके बाद अगर वोटिंग के क्राइटेरिया की बात की जाए तो मैंने बताया भी था, जो 1909 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में था, वोटिंग का क्राइटेरिया वह बहुत ही ज़्यादा था, लेकिन इसमें कुछ घटा दिया गया। इसके तहत भी औरतों को वोटिंग का पावर नहीं दिया गया। ठीक है, औरतों को वोटिंग का पावर नहीं दिया गया इसके तहत भी, लेकिन एक काम ये किया गया कि जो मताधिकार की सीमाएं थी उसको थोड़ा कम कर दिया गया। अब कर दिया है जिनकी वार्षिक आय 10,000 रुपये हो। ठीक है, पहले 15,000 थी। ठीक है, और जो एनुअली 750 रुपीज़ क्या करते हैं, वो टैक्स पे करते हैं। ये क्या है, एनुअली इनकम है, एनुअल इनकम, और या तो टैक्स पेयर हो, टैक्स पेयर एनुअली। ठीक है, एनुअली इतने क्या करते हो, टैक्स पे करते हो, इनको राइट दिया गया। ठीक है, कुछ इस समय 1920 के समय इंडिया की जो पॉपुलेशन थी 20 करोड़ के आसपास थी, और अगर इस क्राइटेरिया को देखा जाए तो इसके क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग इंडिया में टोटल 20 करोड़ में से 37,674 पीपल से क्या थे, वोटर थे, ये वोटर्स थे। ठीक है, देख लीजिए, एक क्राइटेरिया था वोटर्स का उस समय। अब देखिए एक चीज देखा जाए, इसी समय अब हम लोगों ने होम गवर्नमेंट कर रहे, भारत सरकार में परिवर्तन से संबंधित हमने एक्सप्लेन कर दिया।
1909 के अभी भी बहुत ऐसे ऐसे इम्पोर्टेंट मुद्दे हैं। अब देखिए स्पेसिफिक रूप से हम लोग होम गवर्नमेंट से संबंधित मैटर्स को देख लें। होम गवर्नमेंट से रिलेटेड मैटर्स में, ठीक है, जो होम गवर्नमेंट से रिलेटेड मैटर्स थे उसमें ये किया गया कि जो इंडिया सेक्रेटरी था, भारत का जो राज्य सचिव था, उसका जो वेतन मिलता था वह भारत की, यानी कि जो इंडिया सेक्रेटरी था भारत सचिव, उसका जो वेतन यह 1793 से ही, पहले भी हुए करते थे, ठीक है, बोर्ड ऑफ कंट्रोल 1793 से ही क्या किया जाता था, यह जो इंडिया का ट्रेजरी फंड था, भारतीय राजस्व था, यानी भारत का जो फंड था उस फंड से दिया जाता था। लेकिन अब कहा जाने लगा कि इसका जो चार्ज है यह सब क्या ब्रिटिश पार्लियामेंट यानी ब्रिटिश फंड से दिया जाएगा। और इसमें मैंने बताया था परिवर्तन ये किया गया कि इसके जगह पे एक हाई कमिश्नर की नियुक्ति की गई, हाई कमिश्नर जिसे भारतीय उच्चायुक्त कहा जाता है, हाई कमिश्नर की नियुक्ति की गई। और अब इसकी सैलरी पेंशन वेंशन वगैरह इंडिया की ट्रेजरी फंड से दिए जाने लगे। और यह क्या था, इंडिया और ब्रिटेन के बीच यह मीडिएटर का काम करने लगा, हाई कमिश्नर जो होता था। और इंडिया सेक्रेटरी के ऑफिस को समाप्त कर दिया गया भारत से, जो भी इसकी पेंशन वेंशन थी अब वही छोड़ दी, यानी कि वह क्या किया जाएगा, ब्रिटेन की सरकार देगी, ब्रिटेन के ट्रेजरी फंड से दिया जाएगा, ठीक है। और साथ ही साथ अब एक तो हाई कमिश्नर हो गया, अब धीरे धीरे मीडिएटर्स को, जो होम गवर्नमेंट से रिलेटेड भारत सेक्रेटरी था, अब धीरे धीरे इसको समाप्त कर दिया गया। इसमें वायसराय का पावर बढ़ा, ठीक है। अब वायसराय और हाई कमिश्नर, और जो हाई कमिश्नर होता था वह ब्रिटिश पार्लियामेंट, इसके बीच क्या करता था, अपना इंटरलिंकिंग का काम करता था। तो होम गवर्नमेंट से रिलेटेड जो चेंजेस किए गए वह ज़्यादा नहीं किए गए, लाइटली लेवल पे ही किए गए थे होम विभाग से संबंधित जो चेंजेस थे, ठीक है। एक और बहुत बड़ा परिवर्तन किया गया था इसमें, वह ये था कि भारत में जो सिविल सर्विसेज होती हैं, ठीक है, स्पेशली कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, तो 1919 का जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट था उसने कहा कि अब भारत में भी क्या होगा, जो भारतीय सिविल सर्विस से संबंधित जो परीक्षाएं हैं, अब उनके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम या जो परीक्षाएं हैं वह भारत में ही संपन्न होगी, ठीक है। तो इसको क्या किया गया, भारत से कराया जाने लगा। 1919 के भारत शासन अधिनियम से संबंधित जो मैटर्स थे, ठीक है। फिर इसमें जो केंद्रीय विधानसभा से के कार्य थे, जो सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली थे, जैसे आज की जो भारत सरकार करती है वैसे संबंधित उसके भी थे कार्य थे। यानी कि जो सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली थी वह क्या करती थी, कभी कभी वह अगर चाहे तो प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल की जो सब्जेक्ट थे, जैसे जो प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में स्पेशल रूप से जो गवर्नर एंड हिज काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री एंड गवर्नर एंड हिज मिनिस्ट्री, या जो भी उसकी ट्रांसफरेबल या रिजर्व सब्जेक्ट थे उस पर टोटल क्या कर सकते, जब गवर्नर जनरल चाहे उन्हें वीटो करके या उन पर कानून बना सकता था। स्टेट में गवर्नर को पावर था वीटो का, और सेंट्रल में पूरे ऑल ओवर इंडिया में गवर्नर जनरल। और गवर्नर जनरल अगर चाहे तो क्या कर सकता था, उस राज्य का कानून खुद बना सकता था अपने लिए। तो इसमें सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल को, गवर्नर जनरल और इसकी काउंसिल को काफ़ी अथॉरिटी पावर, आज की तरह नहीं था। जो गवर्नर जनरल काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री थी वह इस समय का जो लेजिस्लेटिव असेंबली थी या जो स्टेट काउंसिल थी उसके अकॉर्डिंग रिस्पॉन्सिबल नहीं होते थे, वह स्वयं के अकॉर्डिंग रिस्पॉन्सिबल। और इसमें सबसे बड़ी बात थी कि गवर्नर जनरल को वीटो पावर मिला हुआ था, वह अपनी एग्जीक्यूटिव काउंसिल के मेंबर्स के डिसीजन के मेजोरिटी के अगेंस्ट भी वीटो करके क्या कर सकता था, अपनी मनमर्जी कर सकता, ठीक है। तो ये सब मैटर्स थे जो नॉर्मली थे चेंजेस से संबंधित। और जो पहले इंडिया हाई कमिश्नर थे उनका नाम था सर रैमजे म्योर, ठीक है, सर विलियम म्योर नाम था। इन्हें भारत का प्रथम उच्चायुक्त बनाया गया, सर विलियम म्योर,
सर विलियम इंडिया के फर्स्ट हाई कमिश्नर अपॉइंट किए गए। ठीक है, इनका जो वेतन था मैंने बताया वह भारत के राजस्व से दिया जाता था। साथ ही साथ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के ऑफिस को एबॉलिश कर दिया गया। उसकी जगह पे कमर्शियल जो वर्क हुआ करता था, यानी कि अब धीरे धीरे प्रोटोकॉल को बढ़ावा दिया जाने लगा, वो भी प्रोटोकॉल अब हाई कमिश्नर के पास होता था। ठीक है, साथ ही साथ अब जो एक तो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो था उसके पावर को, उसके ऑफिस को तो हटा दिया गया, लेकिन उसके सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को रखा गया तो वह भारत के सिर्फ राजनीतिक कार्यों को देखता था। और जो हाई कमिश्नर था, हाई कमिश्नर कमर्शियल से लेके साथ ही साथ जो इंडिया के जो स्टूडेंट हो, जो वैसे टूरिस्ट जाते हो, और जो भी मैटर्स थे वह देखने का काम हाई कमिश्नर ही करता था। जैसे आज के उच्चायोग होते हैं, उच्चायुक्त होते हैं दूसरे देशों में, तो क्या करते हैं, यही मैटर्स को देखने का काम करते हैं। तो हाई कमिश्नर की अपॉइंटिंग इसी समय से स्टार्ट हुई थी। 1919 के जो आपका एक्ट था, 1909 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, इस एक्ट के द्वारा आर्टिकल 32, इस एक्ट के द्वारा 1909 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट की आर्टिकल 32 के द्वारा क्या किया गया था कि भारत सचिव को निगमित व्यक्तित्व प्रदान किया गया, जिसके परिणाम स्वरूप वो अपने नाम से वाद संरक्षित कर सकता था या उसके विरुद्ध वाद लाया जा सकता था। ठीक है, यानी कि अब ये कहा गया कि अगर भारत सचिव कोई ऐसा काम करता है, सिर्फ उसको पॉलिटिकल पावर ही रख दिए गए और उसकी परिषद की जो संख्या थी घटा दी गई, समाप्त ही कर दी गई, और कहा गया कि अब अगर कोई मैटर फंसेगा तो भारत सचिव गलत करेगा तो इसके अगेंस्ट भी वाद लाया जा सकता है। ठीक है, तो ये रहा आपका 1909 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। इस इंडिया एक्ट में एक चीज़ और इम्पोर्टेंट है। ठीक है, उसमें ये इम्पोर्टेंट है कि जो सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली थी उसका कार्यकाल मैंने बताया था कि 3 इयर्स के लिए था। गवर्नर जनरल की जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल के मेंबर्स थे उनकी अपॉइंटिंग 5 इयर्स के लिए होती थी। गवर्नर जनरल चाहे तो 20 में भी उन्हें हटा सकता था। ठीक है, और साथ ही साथ जो गवर्नर जनरल था वह लेजिस्लेटिव काउंसिल में अपने कुछ सदस्यों को नामित भी करता था। नामित करने के साथ साथ जो गवर्नर जनरल और जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे ये सीधे ब्रिटिश पार्लियामेंट के प्रति रिस्पॉन्सिबल थे, ब्रिटिश क्राउन के प्रति रिस्पॉन्सिबल थे। ठीक है, और अब देखिए, अब नेक्स्ट है आपका प्रांतों में द्वैध शासन। प्रांतों में द्वैध शासन जो अप्लाई किया गया, इसमें गवर्नर होता था। ठीक है, गवर्नर और गवर्नर, देखिए गवर्नर, उसकी एग्जीक्यूटिव काउंसिल हुआ करती थी, और फिर गवर्नर एंड मिनिस्टर्स हुआ करते थे, मिनिस्टर्स। एक गवर्नर और उसकी एग्जीक्यूटिव काउंसिल के मेंबर रिजर्व सब्जेक्ट रखते थे, रिजर्व्ड। सब्जेक्ट और ए ट्रांसफरेबल। यानी कि यहाँ पे डायरार्की सिस्टम को एबॉलिश किया गया, यानी कि जैसे केंद्र में द्विसदनी व्यवस्थापिका लागू की गई, द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका, जिसमें सेक्रेटरी काउंसिल ऑफ स्टेट और लेजिस्लेटिव असेंबली हुआ करती थी, वैसे यहाँ भी गवर्नर एंड हिज एग्जीक्यूटिव काउंसिल
जिसके पास रिजर्व सब्जेक्ट रखे गए, और इसमें जो प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में जो इलेक्टेड मेंबर्स आते थे, या चाहे वह नॉन ऑफिशियल हो, ठीक है, इलेक्टेड या नॉन ऑफिशियल नॉमिनेटेड हो, तो नॉन ऑफिशियल जो इलेक्टेड होते थे उनकी नंबर्स को बढ़ाया गया। और हर स्टेट में क्या थे, अलग अलग, पहले मैंने बताया 1909 के जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में पढ़ा रहा था तो उसमें देखा कि वहाँ पे भी हर स्टेट में जो सीटें थी उनको प्रमोट करने का काम किया गया, ठीक है। यहाँ पे भी सेम टू सेम वही हुआ, तो सीटें और बढ़ाई गई, लेकिन एक काम किया गया, प्रांतों में द्वैध शासन लागू किए गए, जिसके अकॉर्डिंग क्या किया गया कि मिनिस्टर ट्रांसफरेबल सब्जेक्ट लाया गया और रिजर्व सब्जेक्ट यानी कि सब्जेक्ट को डिवाइड कर दिया गया। एक मैटर में गवर्नर एंड हिज एग्जीक्यूटिव काउंसिल उसके मैटर्स को देखती थी रिजर्व सब्जेक्ट में, और एक में गवर्नर और जो मिनिस्टर होते थे, तो पहले कम ही मिनिस्टर लाए जाते थे, 3 मिनिस्टर्स आते थे, ठीक है, नंबर में 3 थे, 3 नंबर्स थी इनकी। जो इलेक्टेड मेंबर्स आते थे, ठीक है, इलेक्टेड नॉन ऑफिशियल मेंबर, उन्हीं में से इलेक्ट किए जाते थे। तो इनमें देखिए, इसमें ये था कि जो प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल थी, या जो लेजिस्लेटिव असेंबली या प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल का लो, तो उसमें यह था कि गवर्नर जनरल और उसकी एग्जीक्यूटिव काउंसिल या गवर्नर जनरल और उसकी मिनिस्ट्री के मेंबर्स क्या होते थे, उसके अकॉर्डिंग रिस्पॉन्सिबल नहीं होते थे। और देखते हो आप लोग, आज लोकसभा सेंट्रल में पार्लियामेंट में या राज्यों में विधानसभा के जो मेंबर होते हैं, विधानसभा उन्हीं में से क्या बनती है, एक तो चीफ मिनिस्टर और उसकी काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री बनती है, तो उस क्या होते, लोकसभा या विधानसभा के अकॉर्डिंग रिस्पॉन्सिबल होते। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होता था, सिस्टम तो वही था, वही डेवलप किया जा रहा था। हम लोग भारत में संवैधानिक संस्थाओं का विकास पढ़ रहे हैं, तो उसी के डेवलपमेंट की प्रक्रिया है। लेकिन उस समय कॉलोनियल गवर्नमेंट होने के कारण अथॉरिटी इसी के पास रहती, इसके पास वीटो पावर भी थे, इसके डिसीजन के अगेंस्ट सब डिसीजन क्या करता था, या नेग्लेक्ट कर देता था। अगर कोई मेजोरिटी से डिसीजन लिया जाए उसको भी नेग्लेक्ट करे, चाहे वह एग्जीक्यूटिव काउंसिल के मेंबर ले या उसके मिनिस्ट्री के मेंबर, लेकिन ये किसी के अकॉर्डिंग रिस्पॉन्सिबल नहीं थी, ठीक है। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं थी, गवर्नर जनरल जब चाहता था मिनिस्टर्स को हटा देता था, जब चाहता किसी को भी मिनिस्टर्स बना देता। मिनिस्टर बनाने के ये था कि 6 मंथ के अंदर उसको क्या करना है, जो प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल है इसकी मेंबरशिप लेनी है, और गवर्नर जनरल और उसकी एग्जीक्यूटिव काउंसिल के जो मेंबर्स थे वो नॉमिनेटेड होते थे, तो गवर्नर जनरल जिसको चाहता था उसको नॉमिनेट कर लेता था। और इसमें रिजर्व सब्जेक्ट में देखिए, रिजर्व सब्जेक्ट में क्या क्या थे, रिजर्व सब्जेक्ट में एक तो भूमिकर था, भूमिकर हो गया, ठीक है। भूमिकर के बाद आपका अकाल सहायता हो गया, न्याय हो गई, पुलिस हो गया, ठीक है, आपराधिक मामले हो गए, ठीक है, लैंड रेवेन्यू से संबंधित मामले हो गए। तो ये बहुत से ऐसे रहे, जैसे श्रम हो गया, बिजली, गैस, कारखाने, जल मार्ग, समाचार पत्र, कल औद्योगिक झगड़े, मोटर गाड़ियाँ, छोटे बंदरगाह, ठीक है, सार्वजनिक सेवाएं, ये टोटल क्या थे, या रिजर्व सब्जेक्ट से संबंधित थे। ट्रांसफरेबल में क्या थे, यानी वैसे सब्जेक्ट, फाइनेंस भी इसी के पास था, ठीक है, रिजर्व सब्जेक्ट में। और ट्रांसफरेबल में ऐसे सब्जेक्ट्स को रखा गया था जिनका महत्व 0 था, महत्व बहुत कम था। अगर था भी, जैसे चिकित्सा को, शिक्षा हो गया, ठीक है, इसमें रखा गया था। फिर कृषि हो गया, लेकिन इन सब के लिए क्या चाहिए, पैसा चाहिए। मिनिस्टर के पास तो पैसा था नहीं। जब गवर्नर जनरल जो रिजर्व कैटेगरी में था तो गवर्नर जनरल की अथॉरिटी थी, ठीक है। तो गवर्नर जनरल जो स्टेट का गवर्नर होता था, हम लोग प्रांतों को पढ़ रहे हैं, तो गवर्नर क्या करता था, जब यहाँ से फाइनेंस दिया जाता तभी क्या होता, मिनिस्टर साहब कुछ करते। लेकिन मिनिस्टर साहब के पास तो पावर था लेकिन पैसा नहीं था, ठीक है। तो ये ट्रांसफरेबल सब्जेक्ट में महत्वहीन विषयों को रखा गया था जिसका कोई औचित्य नहीं था। चिकित्सा विभाग का बना दिया गया, जब पैसा नहीं रहेगा, जब पैसा रहेगा ही नहीं तो मिनिस्टर साहब कहाँ से अब स्वास्थ्य सुविधाओं को बढ़ाने का काम करेंगे, कहाँ से मेडिकल कॉलेज खोलेंगे, कहाँ से एम्स बनवाएंगे,
ठीक है। वैसे कहाँ से एजुकेशनल इंस्टीट्यूट खोला जाएगा, कहाँ से कृषि यूनिवर्सिटी या कृषि कॉलेज खोले जाएंगे, ठीक है। तो कृषि रहा, पुस्तकालय हो गया, संग्रहालय हो गया, ठीक है, सार्वजनिक आबकारी भी हो गया, उद्योग हो गए, ठीक है, इंडस्ट्रीज जिन्हें कहा जाता है, तौल माप हो गया, सार्वजनिक मनोरंजन पर नियंत्रण हो गया, धार्मिक हो गया, दान जो अग्रहार दान देने वाला वो सब्जेक्ट था उसको भी इसी में रखा गया, ठीक है। तो ये सब ऐसे थे सब जो प्रांतों में द्वंद्व शासन लागू किया गया, तो रिजर्व और ट्रांसफरेबल में रखे गए थे। तो महत्वहीन विषयों को इसमें रख दिया गया था, इसमें पैसे की जरूरत थी, या जो मेन विषय थे वह गवर्नर और उसकी एग्जीक्यूटिव काउंसिल में जो रिजर्व सब्जेक्ट था उसमें रख दिया गया, ठीक है। जिनसे टैक्स आता था, जिनसे लाभ था वो इसमें था, जिनमें पैसा आना था वह रिजर्व में रखा गया, और जिनमें पैसा लगाना था वह ट्रांसफरेबल में रखा गया, हस्तांतरित विषय में रखा गया, ठीक है। तो ये भी एक रहा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के तहत प्रदान। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के तहत एक बातें और महत्वपूर्ण है, उन बातों में ये था कि सीटों को जो बढ़ाया गया था, जैसे देखिए मद्रास में 132 सीटें कर दी गई थी, वहाँ की प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में थी, ठीक है। फिर आपका बॉम्बे में देखा जाए, बॉम्बे में बम्बई कहा जाता था, वहाँ पे 112 थी, 112 114, ठीक है। 140 आपका बंगाल में थी, 114 बंगाल में 140 थी, ऐसे करके थी, ठीक है। इसमें भी बांटे गए थे ऑफिशियल नॉन ऑफिशियल, ठीक है। इसमें भी माइनॉरिटी को प्रोवाइड किया गया था, लैंड लॉस को प्रोवाइड किया गया था, ठीक है। ऐसे करके सीटें कुछ इलेक्टेड, कुछ ऑफिशियल नॉन ऑफिशियल, ठीक है, इलेक्टेड नॉन ऑफिशियल, तो ऐसे करके थे। गैर सरकारी सदस्य, चुने हुए गैर सरकारी सदस्य, तो ऐसे थे, कुछ चुने हुए थे, इलेक्टेड थे, तो उनका अलग अलग क्राइटेरिया है, ठीक है। अब देखिए एक और था, इस एक्ट के तहत सबसे बड़ा काम ये किया गया भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत कि जो एक भारतीय रजवाड़ों को लेके एक कमेटी बनी थी, ठीक है। इस कमेटी में ये था कि जो भारतीय राजे रजवाड़े थे, स्पेशली भारतीय रियासतों से संबंधित जो प्रावधान किए गए और भारतीय सिविल सेवा से संबंधित जो प्रावधान किए गए 1919 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में, तो देखिए भारतीय रियासतों से संबंधित प्रावधान बहुत इम्पोर्टेंट है, पूछता है एग्जाम में, भारतीय रियासतों से संबंधित प्रावधान। तो इसमें देखिए जो भारतीय रियासतों से संबंधित प्रावधान थे, इसमें देसी राजाओं की महत्ता को, यानी जो देसी राजे रजवाड़े थे इनकी जो महत्ता थी, जो इनका इम्पोर्टेंस था, उसको ब्रिटिश सरकार ने स्वीकार किया। और साथ ही साथ इसी में 8 फरवरी 1921 को एक नरेंद्र मंडल बनाने का काम किया गया, ठीक है। नरेंद्र मंडल बनाया गया, जिसे चैम्बर ऑफ प्रिंसेस भी कहा जाता है, जिसे चैम्बर ऑफ प्रिंसेस कहा जाता है, का गठन किया गया। या 1919 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट का ही रिजल्ट रहा। इसका जो उद्घाटन किया गया वह मुगल शाही महल में किया गया, ड्यूक ऑफ कन्नाट के द्वारा। ड्यूक ऑफ कन्नाट था, कन्नाट के द्वारा किया गया मुगल शाही महल में। मुगल शाही महल में ड्यूक ऑफ कन्नाट के द्वारा किया गया, ठीक है। इसमें भारतीय 108 भारतीय नरेशों ने भाग लिया था। और हमें लगता है कि 12 और प्रमुख शासक, जो 12
मेन रूलर्स थे, प्रिंसली रूलर्स या राजा थे, मेन प्रिंसली शासक थे, उन लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट किया था। ठीक है, रूलिंग करा। नरेंद्र मंडल में एक अस्थाई समिति बनाई थी, गठित की गई थी। यह समिति क्या करती थी, सरकार के राजनीतिक विभाग को परामर्श देती थी। यह जो समिति होती थी, यह समिति यानी नरेंद्र मंडल या चैम्बर ऑफ जो प्रिंसेस थी, वह ब्रिटिश सरकार के यानी कि जो ब्रिटिश भारतीय सरकार थी उसको राजनैतिक परामर्श देती थी। यानी कि ब्रिटिश सरकार ने क्या किया था कि जो इंडिया के 565 से एबव जो देसी रियासतें थीं उनको भी अपने कंट्रोल में किया हुआ, क्योंकि 1858 की क्रांति के बाद जब महारानी विक्टोरिया के हाथ में, क्राउन के हाथ में सत्ता गया, तो वहाँ से क्या किया गया, उसको हैंडल करने का काम किया गया और हैंडल करके गवर्नर जनरल को ही वायसराय की पदवी दी गई और भारत में जो प्रिंसली स्टेट को ब्रिटिश प्रोविंस में मर्ज किया जा रहा था उस काम को रोकने का काम किया गया और जितने भी देसी राज्य थे उनको क्या किया गया, ब्रिटिश क्राउन के कंट्रोल में लिया गया। वही जो गवर्नर जनरल जब भारतीय प्रांतों से संबंधित मैटर्स को देखता था तो उसे गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कहा जाता था, और जब वही गवर्नर जनरल भारतीय रियासतों से संबंधित मैटर ब्रिटिश क्राउन के फेवर में देखता था तो उसे वायसराय कहा जाता था। ठीक है, दोनों ऑफिस एक थे, भारत के गवर्नर जनरल और उसके ऑफिस। अब देखिए, एक था भारत की प्रशासनिक सेवाओं से संबंधित जो था, तो मैंने बताया कि भारत में जो इस समय कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स आयोजित किए गए, भारत में जो सिविल सेवा से संबंधित एग्ज़ाम का प्रावधान किया गया, तो इसमें ही था कि प्रशासनिक, इसमें एक तो परीक्षाएं जो होने लगी वह भारत में होने लगी। ठीक है, भारत में होने लगी, और दूसरा ये था कि अब ये कहा गया कि भारत में जो भारतीय प्रशासनिक सेवा है या जो भी जितनी भी सर्विसेज हैं, प्रोविंशियल लेवल की भी जो सर्विसेज है, उसमें भारतीयों की संख्या को बढ़ाया जाए। और अब आईसीएस के एग्ज़ाम भारत में कराए जाने लगे और धीरे धीरे देखते देखते क्या होने लगा, 1940 तक आते आते धीरे धीरे जो आईएएस का जो प्रोपोर्शन रहा, जो पोर्शन रहा, जो अनुपात रहा, समानुपात रहा, यानी कि ब्रिटिश आईएएस अधिकारियों का और भारतीय आईएएस अधिकारियों का क्या होने लगा, धीरे धीरे पैरेलल होने लगा, यानी कि और आगे चल के और भी बढ़ गया। यानी कि भारत में यानी भारतीय अधिकारियों की संख्या जो आईसीएस ऑफिसर्स होते थे उनकी ब्रिटिश आईएएस ऑफिसर्सों से क्या होने लगी, अधिक होने लगी, यानी कि भारतीयों की संख्या को बढ़ाया जाने लगा धीरे धीरे। और गवर्नर जनरल की एग्जीक्यूटिव काउंसिल में भी भारतीयों की संख्या को बढ़ाया जाने लगा, उन्हें भी क्या किया जाने लगा, समय समय पे स्थान दिया जाने लगा। अब देखिए, इसमें था कि इस एक्ट में यह स्पष्ट उल्लेख किया गया था, किसी भी अधिकारी को पदच्युत नहीं किया जा सकता जिसका ओहदा क्या हो, उस व्यक्ति को नियुक्त करने वाले अधिकारी से निम्न स्तर का हो। उस व्यक्ति को नियुक्त करने वाले अधिकारी से अगर निम्न स्तर का है तो उस व्यक्ति को पदच्युत नहीं किया जा सकता है। किसी भी सेवा मुक्त किए गए व्यक्ति को भारत सचिव द्वारा पुनः सेवा में लिया जा सकता था। जो इंडिया सेक्रेटरी था, ये भी कहा गया अगर किसी को सेवा मुक्त कर दिया गया है तो उसे सेवा में दोबारा लिया जा सकता है। और साथ ही साथ अधिनियम में एक लोक सेवा आयोग, पब्लिक सर्विस कमीशन की बात की गई थी। एक तो कहा गया अब जो भारतीय सिविल सेवाओं से संबंधित मैटर में कि भारत में क्या किया जाएगी, जो परीक्षाएं होंगी उनका आवेदन भारत में भी होगा। ठीक है, और साथ ही साथ एक पब्लिक सर्विस कमीशन, ठीक है, जो जिसे आज यूपीएससी कहते हैं, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की अपॉइंटिंग, यानी भारत में एक लोक सेवा आयोग या संघ लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई, जो क्या करता था, भारत में आईएएस लेवल की और प्रोविंशियल लोक सेवा आयोग की क्या करता था, ये परीक्षाएं कराने का काम करता था। ठीक है,
इनको 5 सदस्य, इसमें जो सदस्यों की नियुक्ति होती थी वह 5 सदस्यों की नियुक्ति की गई, 5 मेंबर्स, और 5 ईयर्स के लिए, 5 ईयर्स के लिए, यानी 5 सदस्य और 5 साल के लिए। ठीक है, 5 साल के बाद इन्हें हटाया जा सकता था। कह रहा इन्हें 5 वर्षों के लिए नियुक्त किया जाता था। भारत सिविल सेवा संबंधी नियम बनाने का अधिकार की शक्ति भारत सचिव को दी गई थी। ठीक है, इससे संबंधित जो अभी भी भारत सचिव का मेन तो पावर छीन लिया गया, लेकिन राजनीतिक मामलों को रखा गया। इसमें जो सिविल सेवा से संबंधित अधिकार बनाने की जो शक्ति थी वह भारत सचिव के पास थी। भारत सचिव और जो इंडियन पब्लिक सर्विस कमीशन का, संघ लोक सेवा आयोग का जो अध्यक्ष और जो मेंबर्स होते थे, यह क्या करते थे, यह मिल के कानून बनाते थे। सिविल सेवा सूची में से किसी पद को निकाला जाएगा कि जोड़ा जाएगा, कैसे एग्जाम कराए जाएंगे, एग्जाम का पैटर्न क्या होगा, सिलेबस क्या होगा, ये टोटल काम जो होता था वह यूपीएससी और भारत सचिव इंडिया सेक्रेटरी के पास होता था। बाद में चल के एक एडवोकेट जनरल की अपॉइंटिंग की गई, जिसे महालेखा परीक्षक कहा जाता है, जो भारत सरकार का वकील होता है, सरकारी वकील, सरकारी लॉयर होता है, गवर्नमेंटेड लॉयर होता है। ठीक है, अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति की गई, ऑडिटर जनरल, महालेखा परीक्षक ऑडिटर जनरल की नियुक्ति की गई करने तथा उसके कार्यों का निर्धारण करने की शक्ति भी दी गई। किसको दी गई? इंडिया सेक्रेटरी को, भारत सचिव को। तो भारत सचिव को एक तो राजनीतिक अधिकार दे दिए गए, ठीक है, उसके अधिकारों में कटौती की गई, राजनीतिक अधिकार दिए गए। राजनीतिक अधिकार के साथ साथ ये कहा गया कि आप ऑडिटर जनरल, ठीक है, अटॉर्नी जनरल नहीं, ऑडिटर जनरल की नियुक्ति कर सकते हो। ठीक है, जो ऑडिट करने का काम करेगा, और साथ ही साथ आप यूपीएससी से संबंधित रूल रेगुलेशन बनाने का काम भी आप करोगे, आप ही के जिम्मे ये है। ठीक है, तो ये रहा 1919 का भारत शासन अधिनियम। अगर हम इसकी आलोचना में देखें तो देखा जाए तो जो 1919 का भारत शासन अधिनियम आया था, या तो भारतीय संवैधानिक इतिहास में महत्वपूर्ण रहा ही, ठीक है, लेकिन फिर भी आगे चल के इसका अपोजन, क्योंकि जिस उत्तरदायी सरकार की बात प्रथम विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटिश सरकार करती आ रही थी, जिस स्वशासन की बात जो कांग्रेस के नेता थे, कांग्रेस के लीडर्स, वो उनकी डिमांड आ रही थी, एक तो उसको पूरा नहीं किया। लेकिन अगर देखा जाए एक हद तक तो धीरे धीरे जो प्रशासनिक अमला था, साथ ही साथ जो जुडिशरी का जो था, जो भारत की प्रशासनिक व्यवस्था थी, धीरे धीरे उसमें भारतीयों को भी स्थान दिया जाने लगा, भारतीयों को प्रमोट किया जाने लगा। और यह क्या था, धीरे धीरे संवैधानिक सुधारों की तरफ स्थानीय स्वशासन को भी प्रमोट किया गया। ठीक है, लोक सेवा आयोग को भी प्रमोट करने का काम किया गया, देशी राज्यों को भी वो किया गया। ओके, तो अगर देखा जाए तो एक हद तक जो भारत शासन अधिनियम 1919 था, यह 1909 के भारत शासन अधिनियम से थोड़ा अग्रेसिव था, लेकिन इसमें भी जो सेपरेट इलेक्टोरेट की बात थी वह ब्रिटिश सरकार ने सिखों को दी, यूरोपियंस को दी, मुस्लिमों के साथ साथ, और साथ ही साथ कुछ स्पेशल कॉन्स्टिट्यूएंसी भी बनाए, जैसे लैंडलॉर्ड से संबंधित। ठीक है, फिर उसमें कुछ इंडियन कॉमर्स को रखा था, जो व्यापारिक घराने थे उनके लिए भी कुछ स्थान दिए गए वहाँ सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में और स्टेट की प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली। ठीक है, तो ये रहा, कुल मिलाकर देखा जाए तो भारत शासन अधिनियम भारत के संवैधानिक विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ठीक है, तो धन्यवाद। अब अगला वीडियो जो रहेगा वह स्पेशली 1927 का जो साइमन कमीशन है, ठीक है, और स्पेशल जो 23 में जो स्वराज पार्टी बनी थी, और जो प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में जब गांधी जी ने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को विड्रॉ कर लिया था, तो उसके प्रतिक्रिया स्वरूप जो भी एजुकेटेड क्लास में प्रतिक्रियाएं हुई थी, उस पर बाद में चल के जो विट्ठल भाई पटेल आपके सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के अध्यक्ष बने थे, क्या चेयरमैन बने थे, जिन्हें आप स्पीकर कह सकते हो। और उसके बाद 1927 में साइमन कमीशन आया, फिर नेहरू कमेटी बनी। तो इस पर अगले वीडियो में चर्चा की जाएगी। ओके, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।